डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आजमगढ़ में दहाड़े सीएम योगी, कहा अखिलेश की बेटी पर टिप्पणी मामले में तुरंत एफआईआर हो, बेटियों पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैनपुरी में अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, महंगाई, स्मार्ट मीटर और किसानों के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। अखिलेश बोले 2027 में जनता जवाब देगी। लखनऊ में फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर बेरोजगारों से ठगी रैकेट का साइबर क्राइम पुलिस ने किया भांडाफोड़, कॉल सेंटर पर किया रेड, युवाओं का डेटा नौकरी पोर्टल से करते थे चोरी। बांदा में ऑनर किलिंग मामले पे पिता ने धारदार हथियार से बेटी की हत्या की, प्रेमी के साथ रहने पर आमादा थी युवती, आरोपी पिता को पुलिस ने डर दबोचा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। आजमगढ़ में जनसभा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेटियों पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में जनसभा के दौरान कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम उस संस्कार से पले बड़े हैं जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। सीएम योगी ने कहा कि हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बेटियों बहनों के प्रति करते हैं। इसके लिए उन्हें अपने लोगों को संस्कारित करना चाहिए। अच्छा होगा कि उनको समझाओ और नहीं समझ सके तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं जहां कहा जाता कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां काशी दौरे पर आए सीएम योगी ने यह भी कहा कि देश तब महान होता है जब कोई महान व्यक्तित्व उसका नेतृत्व करे। उन्होंने कहा 12 साल पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काशी से सांसद चुनने पर हर काशीवासी अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। वहां उन्होंने काशी संकरी गलियों के लिए जानी जाती है ऐसा कहा और आगे कहा कि आज काशी को नई पहचान दिलाई है, प्रदेश को नई पहचान मिल रही है। पूरी दुनिया आती है काशी में। जब लोग नहीं आते थे तो लोगों के मन में धारणा होती थी वहां अव्यवस्था है, गुंडागर्दी है, अराजकता है, कोई विश्वास नहीं हुआ है। यहाँ के लोग भी जाते थे तो उनको भी अपमानित होना पड़ता था। आज आप कहीं काशी यूपी का नाम ले लीजिए, 2014 में पहले या 2017 के पहले जो व्यक्ति आपसे 10 कदम दूर भागता था, आज वो आपको देखता है तो उसकी इच्छा होती है आपको गले लगा ले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौका घाट स्थित गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल सभागार में बोल रहे थे। उन्होंने यहां जन कल्याण शिविर, स्ट्रीट वेंडर और अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए। अगली खबर, उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग इन दिनों चर्चाओं में है। ऊर्जा मंत्री के आरोपों के बाद सीएम योगी 15 जून को विभाग की बैठक करने जा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा द्वारा विद्युत निगम अध्यक्ष आशीष कुमार गोयल पर आरोप लगाने के बाद शक्ति भवन में हलचल बढ़ गई है। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक 15 जून को प्रस्तावित है। ऐसे में विद्युत निगम प्रबंधन ईंधन अधिभार और संविदा कर्मियों से जुड़ी पत्रावलियां तैयार कर रहा है।
ऊर्जा मंत्री ने 10% ईंधन अधिभार लगाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने साफ लिखा कि इस मामले में उनसे पूछा तक नहीं गया। नियामक आयोग ने भी इस अधिभार को नियमों के विपरीत बताया है। विद्युत निगम प्रबंधन 15 जून को प्रस्तावित समीक्षा बैठक की तैयारी में व्यस्त दिख रहा है। शक्ति भवन के सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद ये अधिभार वापस लिया जा सकता है। ऊर्जा मंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि इसे लेकर जनता के बीच आक्रोश है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और पावर कॉर्पोरेशन के बीच चल रहा शीत युद्ध बृहस्पतिवार को सामने आ गया था। ऊर्जा मंत्री ने अपने ही विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल पर पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए थे। उन पर जाति, धर्म और भ्रष्टाचार के तहत कुशल लोगों की छटनी करने और अंकुश लोगों को भर्ती करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि उपभोक्ताओं पर 10% ईंधन अधिभार लगाते वक्त भी उनसे पूछा नहीं गया। उन्होंने बिंदुवार घटनाक्रम लिखते हुए चेतावनी दी थी कि इसे शासन का निर्देश समझा जाए और दोबारा ऐसी हरकत न करें। अगली खबर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने महंगाई, किसानों की समस्याओं, स्मार्ट मीटर, जमीन कब्जों, लोकतंत्र और केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी की रणनीति का संकेत दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी का असर सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इससे चाय, अंडा और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जनता लगातार महंगाई की मार झेल रही है। सपा अध्यक्ष ने किसानों की समस्याओं का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि खाद लेने के लिए किसानों से तरह तरह के कागजात मांगे जा रहे हैं। कई जगहों पर उन्हें जरूरत के मुताबिक खाद भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। उन्होंने आगे कहा कि किसानों को मिलने वाली सुविधाओं में भी अनियमितताएं सामने आ रही हैं। स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की इस व्यवस्था का व्यापक विरोध हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि आम लोगों और किसान स्मार्ट मीटर से परेशान हैं। इतना डॉलर ऊपर जाएगा और रुपया नीचे जाएगा, साधारण भाषा में यही है कि उतनी चाय महंगी हो जाएगी। याद करो, जब 40 रुपए 50 रुपए डॉलर रहा होगा तो चाय की कीमत क्या रही होगी। आज मैनपुरी में भी 15-20 रुपए की चाय मिल रही होगी। तो सोचिए, डॉलर जब ऊपर जाएगा तो आपकी चाय महंगी हो जाएगी। डीजल, पेट्रोल की कीमत कहाँ पहुंचा दी। जो लोग कहते थे गैस सिलेंडर गरीबों को फ्री देंगे, हर दूसरे तीसरे दिन आप देखते हैं कभी डीजल की कीमत बढ़ जाती, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती, अब गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ रही है। खाद दे नहीं पा रहे हैं लोग। खाद के लिए किसानों को कागज लेकर के जाना पड़ रहा है, तब कहीं जाकर के 2 बोरी मिल रहा है और 2 बोरी भी उसमें चोरी हो रही है। स्मार्ट सिटी बनाने वालों ने स्मार्ट मीटर लगाए थे। हम बधाई देना चाहते हैं गरीबों को, किसानों को, उन्होंने स्मार्ट मीटर उठा के फेंक दिए। तो एक तरफ जहां महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इनके मंत्री लोग बेईमानी कर रहे हैं। अभी सुना होगा एक मंत्री जी का विभाग हटाया गया। ये भी आरोप लगाया है कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ाए गए प्रसाद को लूटा जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि भाजपा सरकार असहमति को बर्दाश्त नहीं करती है। कासगंज में एक सभा को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि राम मंदिर को दिए गए दान में लूट हो रही है। भाजपा विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर कोई विरोध करता है तो उसका मुठभेड़ किया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। ये टिप्पणियां उस कार्यक्रम के दौरान आई जहां पूर्व सांसद कुंवर देवेंद्र सिंह यादव ने औपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। देवेंद्र ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम के दौरान एक संत ने अखिलेश यादव के सिर पर एक औपचारिक मुकुट रखा। इस पर हास्यपूर्ण प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने टिप्पणी की कि संत किसी और की तरह दिखते हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों की बजाय फोटो खिंचवाने और सोशल मीडिया पर रील बनाने में अधिक रुचि है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार पर व्यापक भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी पूर्ववर्ती सरकार ने इतनी व्यापक लूटपाट नहीं की थी। उन्होंने किसानों को हो रही परेशानी के लिए बढ़ती महंगाई को जिम्मेदार ठहराया और 2014 से ईंधन की कीमतों में हुई तीव्र वृद्धि पर सवाल उठाए।
अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने ग्रामीण विकास को नई गति देते हुए स्थानीय सांसद निधि से निर्मित 7 बारात घर और 2 अंत्येष्टि स्थलों का लोकार्पण किया। गांधी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने बटन दबाकर इन परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्वामी प्रवक्तानंद, विवेक वर्मा, गोकुल प्रसाद मौर्य, ज्ञानेंद्र सिंह और सतीश प्रसाद मिश्रा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रधानों और ग्रामीणों से लाइव संवाद कर बारात घरों और अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण की गुणवत्ता की जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीणों की सीमाएं सुनी और आवश्यक सुविधाओं के विकास के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। अपने संबोधन में जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं और आने वाले समय में भी विकास की ये गति जारी रहेगी। कार्यकाल पूरा हुआ है और आगे चल रहा है। ये भारत के इतिहास में सबसे लंबे कार्यकाल किसी प्रधानमंत्री का हुआ है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हुआ है और उसके लिए धन्यवाद देते हैं इस देश की जनता को। खासतौर से मैं यहाँ पीलीभीत जनपद का सांसद हूँ, जिनकी बदौलत एक एक वोट, जिनका आशीर्वाद जनता का मिला है, तभी ये पूर्ण हो पाया है कि मोदी जी का सफल नेतृत्व तीसरी बार। और यहाँ पीलीभीत जनपद के लिए लगातार हमारे विधायकगण और सांसद और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, सभी लोग और प्रशासन यहाँ का सभी लोग लगे हैं कि क्षेत्र की जनता के विकास के कार्य हों और ग्रामीण क्षेत्र से लेके बड़े बड़े कार्य, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में जो आज यहाँ शिलान्यास किए गए हैं, लोकार्पण किए गए हैं, बारात घर हों, शवगृह हों, और साथ ही साथ बड़े बड़े हाईवे, यहाँ के गोमती उद्गम स्थल के लिए एक नया प्रोजेक्ट स्वीकृत कराया जा रहा है। यहाँ एक खमीर की फैक्ट्री लग रही है। यहाँ नाइलेट सेंटर में यहाँ शिक्षा के लिए AI और टेक्निकल एजुकेशन के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस जनपद को एक मॉडल लोकसभा के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगली खबर अमेठी से आ रही है, जहां छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 21 जून को जिले में जैप्टिक AI एजुकेशन ऐप का निःशुल्क शुभारंभ किया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक आधारित शैक्षिक जानकारी और अध्ययन सामग्री मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। गौरीगंज स्थित मटियारी भवन पहुंचे जैप्टिक AI के चेयरमैन इंद्रजीत सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत में पहली बार अमेठी जिले से इस AI आधारित एजुकेशनल ऐप की शुरुआत की जा रही है। मटियारी मानव कल्याण संगठन के सहयोग से संचालित होने वाले इस ऐप का लाभ जिले के हजारों छात्र छात्राओं को मिलेगा। MOU किया है वो माननीय श्री चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी जी के मार्गदर्शन में किया गया है। इस MOU के तहत हम पूरे गौरीगंज, पूरे अमेठी में जो जैप्टिक AI के माध्यम से हम निःशुल्क शिक्षा जो है हर घर तक पहुंचाएंगे, हर बच्चे तक पहुंचाएंगे, हर बच्चे के अभिभावकों तक पहुंचाएंगे। ये जैसे ही मिश्रा जी का आदेश होगा, ये ऐप आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। ऐप को सीधा आपने डाउनलोड करना है। इस ऐप को बच्चा भी डाउनलोड करेगा और उसके अभिभावक भी डाउनलोड करेंगे और उसके माध्यम से उसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस मिलती जाएगी। और उसको ये एक साधारण ऐप नहीं है। इसमें क्या होगा कि बच्चा जो है, जैसे हम पढ़ते हैं, शिक्षक और स्टूडेंट जो है दोनों आपस में जुड़ते हैं, या तो ऑनलाइन या फिर फेस टू फेस। इसमें जो है बच्चा वर्चुअल टीचर को बिल्कुल देख सकेगा, उससे बात कर सकेगा और अपनी क्षमता के हिसाब से वो पढ़ सकेगा। बिजनौर में भाजपा की विकास रथ यात्रा निकाली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 9 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एडवोकेट ऐश्वर्या मौसम चौधरी ने विकास रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता एडवोकेट ऐश्वर्या मौसम चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि विकास रथ यात्रा जिले के गांव-गांव जाकर केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचाएगी। मीडिया से बात करते हुए एडवोकेट ऐश्वर्या मौसम चौधरी ने कहा कि हम इस विकास यात्रा के माध्यम से गांव-गांव जाकर भाजपा सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाएंगे तथा डबल इंजन सरकार की विकास गाथा जन जन को बताएंगे। देखिए, देश के यशस्वी और विश्व के सबसे बड़े नेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 12 साल बेमिसाल का कार्यकाल पूर्ण हुआ है। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो 12 साल में देश प्रगति में कार्य किए हैं,
उनका ये विकास रथ बिजनौर विधानसभा में हर गांव में जाएगा और जो कार्य बिजनौर विधानसभा में हुए उनके बारे में गांव वाले परिचित हैं और देश में जो कार्य हुए, उत्तर प्रदेश में जो कार्य हुए, उन सब के लिए विकास रथ यात्रा ये निकली है। और सारे कार्यों से हमारे क्षेत्रवासी और योजनाओं से हमारे क्षेत्रवासी लाभान्वित हो रहे हैं। वो समस्त योजनाओं का विवरण इस रथ यात्रा द्वारा निकालने की तैयारी की गई है बिजनौर विधानसभा में। बाराबंकी जनपद की नवाबगंज तहसील में कोर्ट की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। एक अधिवक्ता ने नवाबगंज तहसीलदार पर अदालत की सुनवाई के दौरान घोर लापरवाही बरतने और नियम कानून को ताक पर रखकर विपक्षी दल को अनुचित लाभ पहुंचाने का सीधा आरोप मढ़ा है। शिकायतकर्ता अधिवक्ता का दावा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवा की एक सत्यापित फर्जी मेडिकल रिपोर्ट को आधार मानकर तहसीलदार ने विपक्षी के पक्ष में आदेश पारित कर दिया। इस कथित न्यायिक शिथिलता के खिलाफ पीड़ित अधिवक्ता ने जिलाधिकारी को शपथ पत्र के साथ लिखित शिकायती पत्र सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। निवास हमारा पड़ता है ग्राम मंगरेपुरवा, मजरे हर्रई, थाना देवा, जिला बाराबंकी। हमारा ये एक विनीता बनाम रामदास तहसीलदार नवाबगंज के यहाँ वाद दाखिल किया था, जिसमें हम आपत्ति करता है। हमारा आपत्ति दाखिल करने के बाद उन्होंने जो है जवाब में दिया कि जो उनका वाद अदम पैरवी में खारिज हो गया। खारिज होने के बाद में उन्होंने जो है बाजदारा दिया, टाइम बार्ड बाजदारा देने में उन्होंने एक मेडिकल सर्टिफिकेट फर्जी लगाया, CSC देवा अधीक्षक से लिखा बनवा के। लेकिन यहाँ पे जो कोर्ट पे दाखिल किया गया, उसके बाद जो है हम आए यहाँ पे देखे तो हमको जानकारी हुई कि जो है ये 42 दिन का मेडिकल लगा हुआ है। तो हमको शक हुआ कि इतने दिन का मेडिकल तो बनता नहीं। तो हम यहाँ से मेडिकल लेके गए CSC देवा अधीक्षक के पास। अधीक्षक ने दिखाया तो उन्होंने कहा कि जो है ये मेडिकल फर्जी है, हमारे यहाँ से निर्गत नहीं किया गया। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में साइबर क्राइम पुलिस ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं का डेटा नौकरी पोर्टल से हासिल करते थे। इसके बाद कॉल सेंटर से अभ्यर्थियों को फोन कर नौकरी दिलाने का झांसा देते थे। आरोपी रजिस्ट्रेशन फीस, गेट पास, इंटरव्यू लेटर और ज्वाइनिंग प्रक्रिया के नाम पर युवाओं से रकम वसूलते थे। पैसे जमा होने के बाद उन्हें फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, अप्रूवल लेटर और अन्य दस्तावेज भेज दिए जाते थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 कीपैड मोबाइल, 2 एंड्रॉयड मोबाइल, 1 लैपटॉप, 102 डाटा शीट, 26 फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, अप्रूवल लेटर और रजिस्ट्रेशन लेटर बरामद किए हैं। अगली खबर शाहजहांपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सेना का अधिकारी बनने का सपना देखने वाले एक युवक ने अपनी असफलता छिपाने के लिए एक ऐसा झूठ बोला कि आखिरकार उसे पुलिस की गिरफ्त में पहुंचा दिया। 20 वर्षीय युवक का सपना था कि वह सशस्त्र सेना चिकित्सा वे महाविद्यालय में डॉक्टर बने। इसके लिए उसने नीट परीक्षा भी दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। पूछताछ में युवक ने बताया कि उसकी मां हृदय रोग से पीड़ित हैं और वो उन्हें अपनी असफलता का दुख नहीं देना चाहता था। इसी वजह से उसने परिवार को बताया कि उसका चयन AFMC में हो गया है। एक झूठ को सच साबित करने की कोशिश में उसने सेना की वर्दी और अन्य सामान जुटाया। इतना ही नहीं, पिता की टाटा हैरियर कार पर सेना से जुड़े प्रतीक चिन्ह लगवाकर खुद को ब्रिगेडियर बताने लगा। शहीद संग्रहालय में उसकी पोल खुल गई। वहां मौजूद पूर्व सैनिकों को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी। जब उससे पूछताछ की गई तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद सेना और पुलिस को सूचना दी गई। मामले की जांच में सामने आया कि युवक वास्तव में सेना का अधिकारी नहीं था। संग्रहालय जो कि कैंट चौकी क्षेत्र में पड़ता है, जिसमें आज एक व्यक्ति जिसका नाम आर्यन वर्मा पुत्र अनिल वर्मा, जो कि दुर्गा इंक्लेव थाना रोजा का रहने वाला है, जो कि एक ब्रिगेडियर की वर्दी पहन के वहाँ पे शहीद संग्रहालय पे आया हुआ था, जो अपने साथ एक टाटा हैरियर गाड़ी और जिसमें एक नीली बत्ती भी लगी हुई थी, जिसमें एक 1 स्टार की प्लेट और एक AHQ का भी झंडा लगा हुआ था, जिसमें इसके पास से एक सेना का ब्रिगेडियर की एक फर्जी पहचान पत्र और एक नकली पिस्तौल और एक रेजिमेंटल छड़ी भी बरामद हुई है।
और जो इसके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड थे और एक ड्राइवर था, उनके बारे में भी अभी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। और जो सेना द्वारा इसमें तहरीर दी गई है, इसमें थाना सदर बाजार में उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। अगली खबर, आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बरडीहा मोड़ के पास सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। यह हादसा आजमगढ़ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस समय हुआ जब सड़क के किनारे खड़े ट्रेलर में तेज रफ्तार अर्टिगा कार जा टकराई। इस हादसे में कार पर बैठे 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर भेज दिया गया है। ट्रेलर से टक्कर के बाद कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके साथ ही कार में बैठे लोग गाड़ी में फंस गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी को बाहर निकाला गया। बांदा में पुलिस थाने में समझौते के दौरान प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी बेटी की गुस्साए पिता ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी भागने लगा, जिसे पुलिस ने धर दबोचा है। सूचना पर तत्काल एसपी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने घटना का जायजा लिया। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य संकलित किए। आपको बता दें कि थाना बदौसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव निवासी युवती का गांव के ही युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। विगत में वह प्रेमी के साथ चली गई थी। जाने के बाद दोनों ने चित्रकूट जनपद के भरतकूप स्थित एक मंदिर में शादी रचाई। शादी किए जाने के बाद दोनों मध्य प्रदेश के बरौंधा में रह रहे थे। इधर तलाश करते हुए पुलिस इनके पास पहुंच गई। दोनों को सकुशल बरामद करने के बाद थाने ले आई। बरामद करने के बाद पुलिस ने लड़की के पिता तथा मां को थाने में बुलाया। आपस में समझौते का दौर चल ही रहा था। वहीं युवती घर जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपनी प्रेमी के साथ रहने की जिद में अड़ी हुई थी। तभी गुस्साए पिता ने चाकू निकाला और बेटी पर कई बार वार कर दिए। 18 मई 2026 में जनपद बांदा के थाना बदौसा में सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जिसकी उम्र करीब 19 वर्ष है, उसको परिचित पड़ोस का लड़का भगा लेकर गया है। सूचना मिलती तत्काल थाना बदौसा में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें विवेचक लगे थे, टीम्स लगी थी। इसको आज 12 जून को महिला को सकुशल बरामद करके थाने लाया गया था। इसी में नियमानुसार जो उसके परिवारजन हैं उनको सूचना दी गई। उसके माता पिता द्वारा आया गया, उसकी बातचीत कर रहे थे, काउंसलिंग की जा रही थी। उसी बीच जो महिला के पिता हैं उनके द्वारा एक धारदार हथियार से महिला के पेट पर वार किया गया। सूचना मिलते ही तत्काल महिला को CHC अतरा ले जाया गया, जहां से उसको मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। इसमें जो मृतका की मां है उसके तहरीर के आधार पर उसके पिता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसमें बॉडी को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई कर ने मुठभेड़ के दौरान 50,000 के नामी अभियुक्त गौरव नागर को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ओमकार सिंह अपहरण एवं हत्याकांड में वांछित था। कब्जे से एक स्विफ्ट कार, 32 बोर पिस्टल, जिंदा कारतूस व खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। अभियुक्त के विरुद्ध में NCR क्षेत्र में कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।